हेलो एवरीवन। तो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे एक बार उसको जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हमको टॉपिक जो कवर करना है, पहला जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम ही है चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो दूसरा टॉपिक है उसको हमें कवर करना है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो कवर करना है दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और आगे और भी टॉपिक है बट अभी जो है हम लोग इनिशियली इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो इस टॉपिक को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्लास 9th में एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा था जिसका नाम था क्या? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इफ अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज इट alters only its physical properties such as length, area, shape, state, etc. but its chemical composition remains completely unchanged. अब एक चीज आप बताओ, आपको एक चीज तो पता होगा कि जितने भी सब्सटेंसेज हमारे आसपास हैं वो सब जो सब्सटेंसेज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई चेंज ऐसा करते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, लाइक इसका लेंथ हो गया, इसका विड्थ हो गया, एरिया हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, इन सब चीज़ों में चेंज करते हैं, या फिर स्टेट हो गया, इन सब चीज़ों में चेंज करना इज नोन एज फिजिकल चेंज। बस उसका जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, यानी कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के अंदर हैं, जिस तरह से अरेंज हैं, या जो जो एटम मॉलिक्यूल हैं उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यही केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो उनमें अगर कोई चेंज नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चेंज हुआ है वो कैसा चेंज है? तो वो है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, वही केमिकल चेंज की बात करें तो आई होप क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज its chemical composition changes and it transforms into an entirely new substance with different properties from its initial form। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में इस तरह का चेंज हो जाए कि उसका शेप, साइज, लेंथ, एरिया, ये सब चीज़ तो चेंज हो रहा है कि नहीं वो तो अलग बात है, उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना। हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का मतलब वो जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस तरह का चेंज केमिकल चेंज होता है। और अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को कि सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, वो टोटली एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और फिजिकल चेंज जो होता है वो मोस्टली रिवर्सिबल होता है।
अब रिवर्सिबल कैसे होता है, एक पेपर ले लीजिए, आप उसको फोल्ड कर दीजिए, एक रबर बैंड ले लीजिए, उसको स्ट्रेच कर दीजिए। अब जब आप पेपर को फिर से अनफोल्ड करेंगे, फिर से वो अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। रबर बैंड है, उसको आपने स्ट्रेच किया फोर्स लगा के, अगर आप फोर्स लगाना हटा देंगे तो फिर से रबर बैंड अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। आप आइस ले लीजिए, ठीक है, उसको हीटअप करेंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल होते हैं इसीलिए टेम्परेरी चेंज होते हैं। वहीं हम बात करें किसकी, केमिकल चेंज की, तो ये मोस्टली इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार अगर ये चेंज हो गया तो वापस फिर उसी फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में पहले था। और इरिवर्सिबल होने के नाते हम कहते हैं परमानेंट चेंज है। एग्जाम्पल में देखें तो अगर फिजिकल चेंज में देखें तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चेंजिंग द साइज ऑफ रबर, फोल्डिंग ए पेपर, ये सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब इरिवर्सिबल है, और ये सब रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं, ये सब रिवर्सिबल है मोस्टली। और रिवर्सिबल इसलिए टेम्परेरी चेंज भी है। और ये ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, बस इनका शेप साइज चेंज होगा। वहीं बात करें केमिकल चेंज में तो बर्निंग ऑफ कैंडल और फ्यूल। अब एक बात बताइए हमको, कैंडल या फ्यूल। कैंडल जो होता है एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, अभी आप जो है फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अगर इसको बर्न करते हैं हम तो ये टोटली नए सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल में जनरली जो होता है एक हाइड्रोकार्बन होता है। और समझने के लिए मैं बता देता हूँ, कैंडल का जो फार्मूला होता है वो होता है C25H52। जब इसको बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और एकदम नया नया सब्सटेंस बनाएगा, CO2, H2O, और एनर्जी रिलीज करेगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे कुछ और था सब्सटेंस और फिर चेंज होकर किसी और चीज़ में बदल जाता है। ये मैंने क्या लिखा है, एक तरह का रिएक्शन है। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते हैं, आज मैं आपको इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। बट अभी के लिए, अभी समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। और जब नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो टोटल बदल जाने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में अपने बर्निंग ऑफ कैंडल और फ्यूल देख लिया। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दोनों इसमें एक्चुअल में जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है ना, उसमें आपका दोनों तरह के चेंजेज हो रहे थे। एक तो उसका शेप साइज चेंज हो रहा था, इसलिए उसको फिजिकल चेंज में ही डालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सिर्फ वैक्स की बात हो रही है। लेकिन जब बर्न करता है वही वैक्स या कैंडल बर्न कर रहा होता है तो उसको केमिकल चेंज के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, क्लास 7th में या 8th में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज विच टाइप ऑफ चेंज। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है कि इसमें दोनों चेंजेज होते हैं, फिजिकल भी होता है और केमिकल भी हो रहा होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं उसका डाइजेशन, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। टर्निंग अ फ्रेशली कट एप्पल इनटू ब्राउन। अब आप एप्पल को काट के अगर रख देंगे ना तो वो रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से। कौन सा चीज़ रिएक्शन करता है, तो एक्चुअल में एप्पल में होता है आयरन, और आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके नाते कलर ब्राउन होता है। तो ये भी एक तरह का आपका केमिकल चेंज हो गया। रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब चेंज ऐसे चेंज है, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तो ये इरिवर्सिबल है, एक बार होने के बाद वापस इसको इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते। और जब इरिवर्सिबल है तो परमानेंट चेंज है। इट मीन्स कि केमिकल चेंज जो होता है वो एक तरह का परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है, और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं लाता। अब ये जो टॉपिक था ये था क्लास 9th का टॉपिक। अगर ये चीज़ आप समझे हैं तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो अगर बात करें व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन or more parent substances is called chemical रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जो केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इन दोनों को आपको लग रहा होगा ये तो एक जैसे लग रहे हैं। यस, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दोनों एक ही चीज़ है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस जब
हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो हमको जो चेंज देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एक्चुअल में केमिकल चेंज एक रिजल्ट है कह सकते हैं, और ये रिजल्ट किस प्रोसेस का है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट होता है केमिकल चेंज। इसीलिए कहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसने कह रखा है इस डेफिनेशन में, इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा कि द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन और मोर पेरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक चीज आपस में मिक्स होगा। आपस में मिक्स होने का मतलब आपस में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने का मतलब ये होगा कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म कर देंगे। ठीक है, नया सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसके अंदर खास बात ये रहेगी कि उसके अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब जिनसे मिलके वो जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, आप एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें वाटर डाल दीजिए, ठीक है, और इधर एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें फिल कर दीजिए दो गैसेज। कौन कौन से गैस फिल करने हैं? एक तो मैं कहूँगा कि आप ले लीजिए हाइड्रोजन गैस, ये जो ब्राउन कलर है इसको समझ लीजिएगा हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप फिल कर दीजिए बीच बीच में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यहाँ जो वाटर था ब्लू कलर में जो है उसको वाटर समझ लीजिए, समझ लीजिए इसके बीच बीच में मैं शुगर के पार्टिकल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। शुगर के पार्टिकल्स इसके बीच बीच में डाल रहा हूँ, जो व्हाइट कलर का है शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो जब ये शुगर के पार्टिकल्स इसमें जाएंगे तो होगा क्या आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले वाले केस में, ठीक है, शुगर जाके क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि वाटर के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें जाके क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और आपका जो ये नया चीज बन रहा है, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअल में उसके अंदर उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब ये जो सोल्यूशन बन रहा है, वाटर का सोल्यूशन बन रहा है, वाटर शुगर का जो सोल्यूशन बेसिकली आपने तैयार किया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनने वाली है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो इसमें आपको दोनों की प्रॉपर्टीज आएंगी। वाटर जो है बेसिकली प्यास बुझाने का काम करता है, जब आप इसको ड्रिंक करेंगे तो आपको उस तरह से फील भी होगा, और आपका शुगर जो होता है वो स्वीट होता है तो आपका वो टेस्ट भी इसमें मिलने वाला है। यानी कि जब हमने दो सब्सटेंसेस को मिलाया तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला, तो ये आपका फिजिकल चेंज कहलाने लगेगा। वहीं पे अगर हम इसको मिलाए हैं, ठीक है, किसको, अब आपका जो ये है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। जब इन दोनों को मिलाए तो इन दोनों को मिलाने के बाद में हमको एक नया सब्सटेंस मिलने लगेगा जिसका नाम है वाटर। जैसे देखिए H2 प्लस O2 को मिक्स किया था तो हमको मिल जाएगा क्या, वाटर। यानी कि इसको जब मिलाए तो एक जो नया सब्सटेंस वाटर मिला है, ये टोटली इसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज होंगी, और इसके पेरेंट की प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। कैसे? हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और वाटर क्या है, ये गैस या लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर वेपर फॉर्म में है तो आपका गैसेस फॉर्म में है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड तो है ही है, ठीक है। अब आपका देखिए हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है आपका, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है। और किस काम में आता है, बर्निंग के काम में आता है। फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा इनफ्लेमेबल गैस है। और वहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो वेरी गुड सपोर्टिंग, मतलब वेरी गुड सपोर्टर ऑफ बर्निंग है ये, ठीक है। बर्निंग को सपोर्ट करता है। यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं बेसिकली हम बात करें तो आग लगाने का काम करेंगे। एक खुद जलता है और एक जो है जलाने में जो सहायक होता है, ठीक है, जलाने में हेल्प करता है, हेल्पिंग नेचर का होता है। मतलब जहाँ भी ऑक्सीजन गैस रहेगा वहाँ बर्निंग बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। मान लीजिए कहीं बर्निंग हो रहा है ना, और ऑक्सीजन की सप्लाई आप बढ़ा दीजिए तो बर्निंग तेज हो जाएगा, ठीक। वहीं वाटर की बात करें तो वाटर क्या होगा, ये आपका आग जहाँ भी लगा होता है, आपको याद हो, आपको पता होगा ये चीज़, आपने क्लास 7th में याद होगा, पढ़ा होगा। इसमें एक करके फ्लेम करके चैप्टर है, तो उसमें बेसिकली वाटर से जो है वो आग बुझाने के बारे में बात की गई है। साथ में ये भी बात किया जाता है कि किस किस चीज़ को हम पानी से, किस किस तरह की आग को हम जहाँ पे लगा होता है पानी से नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है, वाटर से नहीं बुझा सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे जैसे ऑयल से लगा हुआ जो भी चीज़ें लगी हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की कम होती है, वापस फिर नीचे चला जाता है, आग बुझता नहीं है। बट इसका कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है आग बुझाने के काम में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी प्रॉपर्टी इसके पेरेंट के प्रॉपर्टी से तो बिल्कुल डिफ़र है, और इसकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी आ गई, भाई आग बुझाने का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं हम कि ये जो केमिकल चेंज है वो जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखें तो H2 प्लस O2 को इस तरह से हम लिखे हैं कि H2 प्लस O2, और इस एरो को बोलते हैं गिव्स H2O। तो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है और विद न्यू प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट पेरेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो एक प्रोसेस है, केमिकल चेंज उसका रिजल्ट है। ठीक है, अब कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या चीजें देखने को? अच्छा, एक चीज और ध्यान देते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, जो चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं नया चीज बनाने के लिए, उन चीजों को हम कहते हैं क्या? रिएक्टेंट। अभी इस पे हम एक बार और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लिया। और जो चीज फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी केमिकल चेंज होता है तो जनरली वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब गैस जो है वो रिलीज हो रहा होता है, इवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, चेंज इन कलर हो सकता है, जो भी आपने मिलाया है, जिन भी सब्सटेंसेस को इंटरेक्ट किया है आपस में कि कुछ बनाएंगे नया चीज़, तो उसके कलर में चेंज आ जाए। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन वहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होगा या तो टेम्परेचर रिलीज करेगा। साथ में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, कभी कभी क्या होता है ना कि आप दो ऐसे सब्सटेंसेस लिए जो लिक्विड के फॉर्म में है, और जब उनको आपने मिलाया तो जिस भी कंटेनर में मिलाया, बीकर में मिलाया या फिर जिस भी कॉनिकल फ्लास्क में मिलाया या टेस्ट ट्यूब में मिलाया, आपको आई होप पता होगा कि टेस्ट ट्यूब कैसे होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होता है इस तरह से होता है, ठीक, कॉनिकल फ्लास्क जो है इस तरह से होता है। ठीक है, और बीकर होता है इस तरह से। ठीक है, तो आप जिसमें भी ये रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके यहाँ पे बॉटम पे जो है आपका एक जो है कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ आके यहाँ पे बॉटम में आपको कलेक्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा बॉटम में। इसी को बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट। इसका जो स्टेट होता है वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका पेस्ट बेसिकली होता है, जो टूथपेस्ट होता है उस तरह का कह सकते हैं होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो केमिकल चेंज होता है उसमें आपका इस तरह का भी पीपीटी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक चीज हो गया कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होगा। चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज आता है, और ये तो फिजिकल चेंज में भी आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी इसके अंदर हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट केमिकल चेंज हम तभी कहेंगे, एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब नई चीज फॉर्म होगी विद न्यू प्रॉपर्टीज और पेरेंट्स से इसका कोई भी कनेक्शन ना हो, पेरेंट से कोई प्रॉपर्टी मैच ना करे। ठीक है, बट मतलब कहने का मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर एक अपनी ही अलग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और सिक्स्थ जो है ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट तो है ही है, साथ में एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जब मैंने कहा था कि H2 और O2 मिलके H2O बनाएंगे, तो क्या ऐसे H2 को उठाए O2 मिला दिए तुरंत H2 बने लगा? नहीं, इसके लिए कुछ हमको रिक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको एक रिक्वायर्ड जो कंडीशन होता है उसको डेवलप करना पड़ता है, और कभी कभी हमें कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये कैटलिस्ट होंगे तभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। और एक चीज़ और ख़ास बात है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे हमने दो सब्सटेंसेस को आपस में रख दिया साथ में कि इंटरेक्ट करके केमिकल रिएक्शन करें, कैटलिस्ट को भी उसमें बीच में हम डाल देंगे, लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा कि इनके बीच में रिएक्शन कराएगा, बट खुद उस रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखता है, सिर्फ उसका काम है रिएक्शन को स्टार्ट कराना। तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि जहाँ भी केमिकल चेंज होता है वहाँ हमको कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब आगे जो है इस चीज़ को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसके जो है एक एक दो दो रिएक्शन लिखवा देंगे। बट अभी हमें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जाननी है, इसलिए अभी इसको होल्ड करते हैं। अभी आगे जो है इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब जब मैंने केमिकल रिएक्शन बोला तो इसको रिटन फॉर्म में लिख दिया ना, तो जो रिटन फॉर्म है क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो रिटन फॉर्म में मैंने लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ नीचे डेफिनेशन एक लिखा हुआ है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ गिवन वर्ड इक्वेशन। मतलब जब भी मैं बोलूंगा कि भाई साहब आपका, देखिए इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको बोलेंगे अमोनिया, ठीक है। अब एक चीज बताइए हमको, जब मैं आपसे बोलूंगा कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया गैस, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? रिटन फॉर्म में लिखना होगा, तो या तो ऐसे लिखें कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और मिला के हमको क्या देता है, अमोनिया। या तो इसको एक और तरीका होता है लिखने का, क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन को हम लिखते कैसे हैं। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है N, और नाइट्रोजन को अगर हमें फ्री फॉर्म में दिखाना है तो हम उसके लिए लिखते हैं N2, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। इसका जो एटॉमिसिटी होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कैसा होता है, डायटोमिक होता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एटम के फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हमको कहेगा कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो इसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस रिएक्शन को दिखाते हैं। अगर जैसे नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे N2 और हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2, और यहाँ पे गिव्स साइन लगाएंगे, और साथ में इधर जो फॉर्मेशन हुआ है अमोनिया का, इधर लगा दिया हमने NH3। तो इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए फार्मूला है अमोनिया का, ठीक है। सिंबल मतलब कि जिसका जो भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल होगा, अब वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसी फॉर्म में हम रिएक्शन में लिखते हैं। जैसे अगर हमको सोडियम का लिखना होता है ना, तो हम सोडियम, जैसे सोडियम को हम डालते हैं वाटर में, ठीक है, तो बनाता है NaOH, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो मैंने Na लिखा है, सिर्फ उसका सिंबल लिखा है, ठीक है। क्यों सिंबल लिखा है? क्योंकि सोडियम जो होता है मोनोटॉमिक होता है, वो ऐसे फ्री फॉर्म में एटम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो आपके एलिमेंट एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल हमने किया, और जो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फार्मूला के फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल दो तरीके के, अगर सेम एटम के हैं तो एलिमेंट, डिफरेंट एटम के हैं तो कंपाउंड। यानी कि कुल मिला जुला के देखिए सारा 9th का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। अब अगर आपने इसको 9th को आपने सही से पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आगे आपको जितने भी फार्मूलाज बनाने हैं, जितने भी कंपाउंड लिखने हैं, सब में आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कैटायन एनायन याद होना चाहिए, तभी आप फार्मूला बना पाएंगे। तो एक बार आप लोग 9th से जाके इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि क्या कैटायन होता है, क्या एनायन होता है, सारी चीज़ें, ताकि रिएक्शन आपको इजीली आपको समझ में आए, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल था सिर्फ, तो सिंबल हमने लिखा, जहाँ पे फार्मूला वहाँ फार्मूला लिखा। यानी कि आपका जो केमिकल इक्वेशन होता है दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। और अगर इसी को सिर्फ वर्ड वर्ड के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्ड वर्ड के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा रुकिए रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल क्यों लिखा है और क्यों मॉलिक्यूल लिखा है, फार्मूला लिखा है। मतलब कहीं कहीं सिंबल का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं फार्मूला का। अगर यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा। इक्वेशन फॉर्म में मतलब आपको मैंने मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्वेशन का फॉर्म का मतलब ही होता है कि जब इस तरह से लिखा जाए कि बीच में इक्वल हो या एरो हो, और उसके एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें हो और एक तरफ राइट हैंड साइड में, तो इसीलिए हो गया वर्ड इक्वेशन। मतलब जितने भी इक्वेशन हो वर्ड के फॉर्म में लिखे जाए, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का मतलब कि आपका जो रिएक्शन है उसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब अगर आगे बढ़े तो एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहली बात तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है, ये जान लीजिए। पहला बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें देखिएगा, अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, उसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। जो अनबैलेंस होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, इस तरह का केमिकल इक्वेशन, कि कौन सी चीज थी, किससे रिएक्शन किया और क्या प्रोडक्ट बनाया है। मतलब रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें हैं, रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, रिएक्टेंट अभी आपको पहले बताया था कि जो जो चीजें आपस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो जो चीजें देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट और जो चीजें बनी है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट को किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा किस साइड में दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को किधर दिखाते हैं, तो प्रोडक्ट को हमेशा दिखाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सिर्फ हमें ये बताएगा कि रिएक्टेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ इतना बताएगा, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा। और इसका स्केलेटन नाम ही इसीलिए है, जैसे हमारी बॉडी में जो होता है, हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है, फिर उसके ऊपर जो है मसल्स आते हैं, और फिर उसमें डिफरेंट टाइप के जो है नर्वस सिस्टम होता है, और आर्टरी होता है, कैपिलरी होता है, वीन्स होता है, ये सब मिला के तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बनता है। तो स्केलेटल का मतलब सिर्फ ये आपको एक तरह का एक प्रॉपर आइडिया दे रहा है कि एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन किसके बारे में है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया होता है इस इक्वेशन में। अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो नाइट्रोजन के कितने एटम हैं इसमें रिएक्टेंट में, तो कहेंगे सर आप N2, आप लोग बोलेंगे सर N2 आया है आपका यहाँ पे, और N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम है, वेरी गुड। प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन के एटम है, सर एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 है। प्रोडक्ट में कितना है, 3 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताइए, रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन थे, प्रोडक्ट में एक ही आया, एक नाइट्रोजन कहाँ गया। ऐसे ही रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन थे, प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। तो अब ये चीज़ जब आती है आपके सामने, तो आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और वो एक्चुअल में गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ ये है, आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए सभी लोग, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये हो गया ना। अब अगर यहाँ पे हम एक काम करें कि देखिए एक मॉलिक्यूल है ना N2 का, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया कंपाउंड है, N2H2 एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए N2 का एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल का। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इधर अमोनिया फॉर्म होगा वो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो अब मुझे बताइए कि नाइट्रोजन के जो है वो कितने एटम है, तो इसमें कहेंगे आप नाइट्रोजन के 2 एटम, ठीक है, एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन इधर। हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो सर पहले एक मॉलिक्यूल था तो 2 थे, अब 3 हो गए, तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 6 एटम हो जाएंगे। और इधर नाइट्रोजन के देखें तो देखिए एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक ही एटम था ना, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा, और इसमें 3 हाइड्रोजन था तो 2 मॉलिक्यूल टोटल 6 हो गया। अब आप कहेंगे हाँ सर, अब इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी हैं। ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किससे रिलेटेड था, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था। मतलब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो इस लॉ को फॉलो होना ही होना है। और इस चीज़ को किसने बताया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लवेजियर, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था
कि कभी भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो, ठीक है, कौन थे साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का जो नाम था वो था आपका, एक बार साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए, एंटोनी एंटोनियो लवेजियर। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, नाम क्यों मैं इसका लिख रहा हूँ, साइंटिस्ट जो है इनका नाम क्यों लिख रहा हूँ? तो भैया नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने ही केमिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपने दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया तो जितना मास मिला है प्रोडक्ट में उतना ही मास हमको मिलना चाहिए। अब अगर हम ये एटम देखिए, जब हम तो इधर जब हमने एटम को बराबर किया तो इससे हमारा मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे ये बताइए, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, सबका अपना कुछ एटॉमिक मास होगा। तो अगर हम सारे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर कर दें, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर कर दें, तो मास तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि किसी भी रिएक्शन को जब लिखते हैं हम लोग, किसी भी रिएक्शन को लिखते समय उसमें ये भी चीज का ध्यान रखना होता है कि उस उस रिएक्शन में जो है आपका जो है सारे एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हो। ठीक है, तो सारे एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमको कहते हैं हम कि हम रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब ही है होता है कि नंबर ऑफ एटम को बराबर करना, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फॉलो हो सके। ठीक है, तो जब हम बैलेंस करके इसको लिख देते हैं तो यही जो आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है वो कहलाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि अब ये केमिकल इक्वेशन जो है ए है, ए ना समझ लेना। ठीक है, ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो चुका है। बैलेंस मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी भी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस तो हुआ। अब इसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कितना रिएक्टेंट कितने दूसरे वाले रिएक्टेंट से रिएक्शन करके कितना प्रोडक्ट बनाया। बट हमको ये इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं मिल रहा है कि भैया ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो अभी आपको आगे बताया गया था। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है इसमें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है, एक बार इसमें डेफिनेशन देखते हो, चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड ऑन रिएक्टेंट साइड इज एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, स्टेट्स टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। मतलब आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। हमको इस रिएक्शन में और भी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन के होने में क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको भी हमको मेंशन करना होता है। साथ में हमको ये मेंशन करना होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनका स्टेट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नीचे जो है सिंबल लगा देते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए N2 गैसेस स्टेट में ना, तो यहाँ पे G लिख देते हैं, यहाँ पे भी G लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी G लिख देते हैं, ये भी गैस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है और रिक्वायर्ड प्रेशर होता है। हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं होते। एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसपे ये आपस में इन्वॉल्व होके आपका जो है वो अमोनिया बनाएंगे। नहीं तो देखिए नाइट्रोजन तो है ही एटमॉस्फेयर में, हमने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और अमोनिया बनने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक फिक्स्ड कंडीशन होता है और उस फिक्स कंडीशन को रिएक्शन में हमें दिखाना रहता है। उस फिक्स कंडीशन को बोलते हैं कि भाई क्या टेम्परेचर है, किस पे रिएक्शन होगा, किस पे कितने प्रेशर पे रिएक्शन है, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। अगर जनरल रूम टेम्परेचर पे होगा तो उसको हम मेंशन कर देते हैं कि भाई ये सिंपल रिएक्शन है, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसके लिए किसी स्पेशल टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। साथ में और भी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसमें हमको मेंशन ये करना होता है कि इस टर्म का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम मान लीजिए इसको बोलते हैं, ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, जैसे आपका एरो होता है और एरो के ऊपर हमने इसको दिखा दिया, तो इसका मतलब जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है,
टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। और अगर ऐसे एरो बना है किसी केमिकल रिएक्शन में और इधर लास्ट में लाके दिखाते हैं तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो रिलीज हुआ है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में एक सिंबल होता है AQ, AQ डॉट। AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैं मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसमें ऐसे NaCl एक कंपाउंड है और अगर उसके नीचे मैंने AQ लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो है ये NaCl है, इसको हमने वाटर में पहले डिजॉल्व किया है और उसके सॉल्यूशन को मैं यूज कर रहा हूँ रिएक्शन में। एक्चुअल में AQ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वस, एक्वस, ठीक है। एक्वस, एक्वस का मतलब ये होता है कि पानी में घुला हुआ, वाटर में डिजॉल्व्ड कोई चीज़ है, ठीक है। तो हम ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो सब्सटेंस है इसको वाटर में पहले हमने डिजॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लिया है, अब इसको हम लिक्विड के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। कुछ और सिंबल्स होते हैं जैसे एरो होता है, ठीक है। अगर हम किसी रिएक्शन में जैसे किसी कंपाउंड के बगल में जैसे कंपाउंड होता है BaSO4, इसके बगल में अगर हम ये एरो लगाते हैं तो इसका मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी मैंने आगे आपको बताया था जैसे केमिकल रिएक्शन है उसमें दो लिक्विड आपस में मिलाए और दोनों लिक्विड में था रिएक्टेंट, अचानक से पता नहीं कहाँ से सेमी सॉलिड बॉटम में आके जो है वो बॉटम में आके आपको मतलब बॉटम पे जाके बैठने लगा कोई भी सेमी सॉलिड का चीज़ और उस चीज़ को हम बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। तो बॉटम पे जाके जो सेटल हो रहा है चीज़ उसको पीपीटी बोलते हैं और उसको दिखाने के लिए ऐसे एरो को नीचे के साइड में दिखाते हैं। कभी कभी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो एरो के इस साइड में राइट हैंड साइड में जहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है अगर उसमें एरो ऐसे दिखाता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये भी दिखाता है, अगर एरो ऐसे दिखा रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे एरो दिखा रहा है तो यानी कि गैस रिलीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि गैस जो है वो रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए आपका जो ये नीचे की तरफ है इसका मतलब हो गया कि कोई भी पीपीटी है जो आपका एक तरह से कंटेनर में जो भी कंटेनर आपने इस्तेमाल किया है उसमें जाके जो है सेटल हो जा रहा है नीचे उस कंटेनर में, ठीक है। अब वो कंटेनर चाहे आपका जो भी इस्तेमाल कर रहे हो भाई रिएक्शन में आपका, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो चाहे कॉनिकल फ्लास्क हो बीकर हो, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन बताया स्टेट दिखाने के लिए, अब जैसे गैस है तो जी दिखाए हैं, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड होता तो किससे दिखाते, एल से, और अगर कोई सॉलिड होता तो एस से, ठीक है। जनरली सॉलिड को मेंशन नहीं करते हैं, अगर मतलब एक बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सॉलिड के अलावा कोई फॉर्म होता है तो उसको हमें ज़्यादा मेंशन करना रहता है, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो। अब लिक्विड में या तो लिक्विड फॉर्म है तो एल लिख देंगे अगर वो कंपाउंड खुद जनरली लिक्विड फॉर्म है, अदरवाइज उस सॉलिड को कभी कभी हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसका कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन, तो उसके लिए हमें एक के नीचे लिखना रहता है, ठीक है। तो ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो हम एल लिखते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो हम एस लिख देते हैं, ठीक है, और गैस फॉर्म में तो जी लिख ही देते हैं, ठीक है। अब ये टेम्परेचर से रिलेटेड साइन है, टेम्परेचर अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एरो के ऊपर लिखेंगे और अगर रिलीज हो रहा है तो एरो के बाद में यहाँ पर आपका टेम्परेचर बाद में दिखाएंगे रिलीज होते हुए। ये नीचे वाला जो साइन है एरो का वो पीपीटी बताता है कि पीपीटी बन रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और जो ऊपर वाला है वो गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जनरली जिनको हमको ध्यान रखना होता है रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो अब जाके आप किसी केमिकल रिएक्शन को एकदम प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें इतना इतना रिएक्टेंट आपस में मिला है, ये चीज़ मिला है, ये चीज़ आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया है और उसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए। जैसे इस रिएक्शन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला, जो हमारा ये रिएक्शन है इससे बेसिकली हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो इससे हमको इन्फॉर्मेशन ये मिला है, यहाँ से देखिएगा आप लोग, कि सर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्शन किया 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से और बनाया है 2 मॉलिक्यूल किसका, अमोनिया का, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये इन्फॉर्मेशन हमको मिला। साथ में अभी हमने टेम्परेचर और प्रेशर को मेंशन नहीं किया है, होता है इसमें भी कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, बट अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमको नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है, तो उसको भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अभी जो है मतलब ये इसमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि नाइट्रोजन जो था वो किस स्टेट में था, तो वो आपका जो है गैस स्टेट में था, ठीक है। और आपका जो
हाइड्रोजन है वो भी किस स्टेट में है, तो वो भी आपका जो है किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में है। और आपका जो अमोनिया बना है वो भी किस स्टेट में है, तो वो आपका जो है ये भी गैसेस स्टेट में बना है। ठीक है, तो इतना अच्छा। जनरली ये गैसेस नहीं, ये बनता जो है वो लिक्विड स्टेट में बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट कर लेते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अमोनिया बनता है वो जनरली लिक्विड स्टेट में ही बनता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिक्विड या गैस, गैस में भी बन जाता है। ठीक है, गैस ही लिख लेते हैं अभी। ठीक, तो गैस स्टेट में आपका अमोनिया बन गया। इसके लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है वो आपका होता है कितने डिग्री सेल्सियस का, तो जनरली उसका रिक्वायरमेंट जो होता है तो वो होता है आई होप 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। और कुछ प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है जैसे 120 150 टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी इसको प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, मतलब आगे और डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे उसको जानेंगे। बट इस रिएक्शन में इतना सारा डिटेलिंग मेंशन करने से ही हमको पता चल जाता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड आगे करेगा। अच्छा, इसमें कैटलिस्ट भी यूज होता है, आयरन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं और कैसे पूरा डिटेल्ड तरीके से केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं। यहाँ देखिए हमने रैंडमली रख दिया कि 3 है 2 है तो बैलेंस हो गया, बट उसको जो है प्रॉपरली कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैसे जो है बैलेंस करने के बाद में आपका जो है हमको एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन मिलता है, उसको हम आगे सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इस चीज़ को रिवाइज करिए, बाकी आगे भी हम सीखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे